ठीक है, या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब एग्जाम में इससे बेसिकली दो ही सवाल आते हैं। ये टॉपिक कल का ही है, कल मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने इसको कराया नहीं, ये छोटा टॉपिक है। एग्जाम में इससे दो चीज़ें आएंगी, एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहली बात तो एजियोट्रोप वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉइलिंग विदाउट चेंज। बॉइलिंग विदाउट चेंज लिखिए, इस वर्ड का मतलब क्या है, बॉइलिंग विदाउट चेंज। ठीक, अब देखो, अब पहली बात, ये सिर्फ किसके लिए होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो लिख लो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉट फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक, देखिए पहले हम नॉर्मल सॉल्यूशन से इसको कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई नॉर्मल सॉल्यूशन कैसा होता था और एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन कैसा होता है। नॉर्मल सॉल्यूशन में याद करो, एक्स जो है वो वाई के इक्वल नहीं होता था। याद करो कोनोकॉफ लॉ, जो ज्यादा वोलेटाइल होता था उसका वाई ज्यादा होता था। याद करो, रिमेंबर, जो ज्यादा वोलेटाइल होता था, जो ज्यादा वोलेटाइल होता था, सपोज ए, उसका वाई ज्यादा होता था किससे, एक्से से। और जो लेस वोलेटाइल होता था, ये मान लो ज्यादा वोलेटाइल है, ये लेस वोलेटाइल है, तो ये होता था। याद करो, तो ये इक्वल नहीं होते थे। लेकिन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यही सब वो प्रॉपर्टी पूछेगा कि बताओ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में क्या होता है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन में ये होता है, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में हम क्या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इन गैसियस एज वेल एज, मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर। इस चैप्टर में वेपर ही वर्ड यूज करना, गैसियस मत यूज करना। इन वेपर स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट आर सेम। ठीक है, इसमें दोनों सेम है, इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक, अब याद करो, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, ये लगातार चेंज करता जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स से एक्स भी बदलता जाता था। देखो कलम ने एक ग्राफ नहीं किया था, ये देखिए कलम ने ये ग्राफ किया था कि जैसे जैसे बॉयल होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एक्स से एक्स भी बदलता चला जाएगा, क्योंकि जो मोर वोलेटाइल है वो ज्यादा जाएगा तो वो नीचे कम बचेगा, तो लेस वोलेटाइल है वो ऊपर ज्यादा जाएगा तो वो नीचे ज्यादा बचेगा। मतलब ये है कि एक्स से एक्स भी नीचे चेंज होता जाएगा। तो खुद देखो, इधर जाने पर एक्स से चेंज हो रहा है तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन चेंज हो रहा है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन चेंज होता जा रहा है। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अगर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पंखा थोड़ा धीमा करो, बहुत आवाज आ रही है उससे। वेपर प्रेशर अगर चेंज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के।
ठीक है, ठीक। तो अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया था तो मैंने कहा था इसको याद कर लो, कोई इस पे तुमको पकड़ के ये नहीं बोलेगा कि भाई हमें समझाओ। तो इसका याद रखो, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिट, इट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली बिकॉज XA and XB changes continuously during boiling. ठीक है, अब याद करो, ठीक। XA क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। XB क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसमें देखो इसका क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक। इट बॉइल्स लाइक अ प्योर लिक्विड। इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, ये कैसे बॉईल करता है? प्योर लिक्विड की तरह, ठीक है ना। तो नाम ही है एजियोट्रोप, बॉइलिंग विदाउट चेंज। क्यों? क्योंकि इसमें XA XB चेंज ही नहीं होता, क्योंकि XA हमेशा YS है, तो जितना XA जाएगा उतना ही XB जाएगा। इसमें क्या है? XA क्यों है? क्योंकि XA XB डज नॉट चेंज ड्यूरिंग बॉइलिंग। और ये चेंज क्यों नहीं होता? इस वजह से। क्यों चेंज नहीं होता? बट अभी समझ लो, लिखना नहीं, क्योंकि XA इक्वल टू YA है, XB इक्वल टू YB, यानी जितना, क्योंकि जितना XA जाएगा उतना ही XB जाएगा। इसमें अलग अलग जाते थे, अगर नहीं समझ में आए तो याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास कंसेप्ट है नहीं कि न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। तीसरा, इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे भाई? ये याद कर लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? कुछ होता है डिस्टिलेशन, जिन्होंने जेई वालों को मैंने कराया था, जो कहा था कि मेडिकल वालों को याद कर लो बस, जेई वालों को मैंने कराया भी था कंसेप्ट की ये कैसे, एक सवाल कराया था, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है इसमें, और मेडिकल वाले क्या करेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन का एक पार्ट। अगर आपको डिस्टिलेशन पढ़ाया गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर आपको वो भी नहीं आता कोई बात नहीं, बस ये याद कर लो। और इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसा क्यों? सब कुछ जो इसमें कारण है, अगर आपको नहीं समझ में, एक चीज याद रखो, ये देखो, अब इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। इतना बड़ा बड़ा लिखा, इसको एकदम शॉर्ट में कर देता हूं मैं, रुकिए। देखो, नॉर्मल सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। देखो पहला पॉइंट, नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या होता है? ये दोनों इक्वल नहीं होते, XA इज नॉट इक्वल टू YA, XB इज नॉट इक्वल टू YB। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। ये क्या करता है? चेंजेस। ये क्या है? बॉइल्स लाइक प्योर लिक्विड, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? फिक्स्ड। और अगर कोई पूछे रीजन क्या है, तो रीजन हमेशा यही देना है। ये हो गया हर चीज का रीजन है, जियोट्रोप में जो भी होता है ये उसका रीजन है। तीसरा,
इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन कर सकते हैं और इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रीजन हमेशा यही देना है बस। ये है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब मुझे ये गेस करके बताओ कि एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। भाई दो टाइप, ये किसके लिए वैलिड है? नॉन आइडियल के लिए। और नॉन आइडियल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक पॉजिटिव डिविएशन और एक निगेटिव डिविएशन। तो ये भी कितने टाइप का होगा भाई? दो टाइप का, एक पॉजिटिव डिविएशन वाले के लिए और एक निगेटिव डिविएशन वाले के लिए। तो लिखो, ये हो गया। तो कोई डेफिनेशन अगर पूछे एजियोट्रोप की तो क्या लिखोगे इंग्लिश में? पहली बात कि इट इज अ सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर स्टेट आर सेम, hence it boils like a pure liquid, its boiling point is fixed and its component cannot be separated by fractional distillation। तो चलो भाई बोर्ड्स के लिए हम डेफिनेशन लिखते हैं, यही पॉइंट्स को इंग्लिश में लिखते हैं। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन, लिखो, it is a type of non-ideal solution, it is a type of non-ideal solution in which mole fraction in liquid and vapor state are same, it is a type of non-ideal solution in which mole fraction in liquid and vapor state, mole fraction of components, mole fraction of its components in liquid and vapor state are same। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट इन लिक्विड एंड वेपर स्टेट आर सेम। ठीक, आगे लिखो, सो इट बॉइल्स लाइक अ प्योर लिक्विड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। फिर पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखो फिर से कि सो इट्स कंपोनेंट्स कैन ऑल्सो बी नॉट, so its components also cannot be separated by fractional distillation। it is of two types, एक पॉजिटिव डिविएशन में होगा, तो पॉजिटिव डिविएशन वाले का नाम क्या होता है? लिखो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। दूसरा नेगेटिव डेविएशन में होगा, तो लिखो इसके लिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक, अब देखो मिनिमम वाला देखते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। अब देखिए, याद करिए ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ मैं बना रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं केवल काम की चीज बनाऊंगा, कचरा हो जाएगा बिल्कुल। देखिए, ये था पी आइडियल सॉल्यूशन। मैं ये वाली लाइनें यार नहीं बनाना चाहता हूँ, ये देखो इससे गंदगी हो जाती है। और ये देखो, ठीक है, चलिए बहुत हल्की बनाइए, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। तो ये देखो, ये क्या था? पॉजिटिव डिविएशन वाला। ठीक, अब यहां देखो x से 0 से 1, x भी 1 से 0, तो अब ये वैल्यू कितनी होगी? पी वी नॉट।
ये वैल्यू कितनी होगी, PA0। ठीक, तो देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर, ये यहां पर जो XA XB होगा ये क्या बनेगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर यहां पर। अब समझो ये पॉइंट पर क्या बन गया है, एजियोट्रोप। ठीक है, यहां पर क्या है, वेपर प्रेशर हाईएस्ट है, ये हो गया P सॉल्यूशन, और ये क्या था, P आइडियल। ठीक, अब देखो कि पहले लिखो इंग्लिश, फिर समझाता हूं, फिर से लिखो इंग्लिश। चाहो तो इंग्लिश लिखने के बाद ये डायग्राम बड़ा सा बना लेना। लिखो, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन, in case of non-ideal solution with positive deviation, in case of non-ideal solution with positive deviation, there is one such solution, there is one such solution with intermediate, there is one such solution with intermediate composition, where the vapor pressure is highest and boiling point is lowest. Where the vapor pressure is highest and boiling point is lowest as compared to other components, as compared to other composition of same solution, then it is called minimum boiling point azeotrope. ठीक है, अब देखो इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर अगर हाईएस्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट। वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट। ठीक, ठीक है। अब जैसे ये डायग्राम बनाइए, ये सब लिखिए। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। ठीक है, जैसे इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये बनाता है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन अगर इथाइल अल्कोहल 95.37% हो, वाटर हो 4.67% बाई वेट। ठीक है, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स को इस रेशियो में मिक्स करेंगे, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स को इस रेशियो में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, एजियोट्रोप। लिखो, इफ दीज टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड इन दिस रेशियो, if these two components are mixed in this ratio, then solution will be azeotrope. ठीक, अब ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, तो नॉर्मल सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों के बीच में होता है, लेकिन इसका क्या होगा, दोनों से कम होगा। स्टार बना के लिखो कि boiling point of azeotrope will be less than, boiling point of azeotrope will be less than
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ boiling point of pure azeotrope will be less than the boiling point of both the components. ये देखो, ये इसका है, ये इसका है, तो सॉल्यूशन का कितना है देखो 351.15। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम। सबसे कम क्यों है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक है, ये लिख लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है उसके लिए कंपोजिशन बहुत ही फिक्स्ड होता है, यानी इसके अलावा आपने कंपोजिशन में कोई भी चेंज किया, यानी अगर इसको 95.35 भी कर दिया 37 की बजाय, तो ये एजियोट्रोप नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो लिख लो चाहो तो कि इफ अबव कंपोजिशन इज चेंज्ड देन एजियोट्रोप विल नॉट फॉर्म। If above composition is changed, then azeotrope will not be formed. ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखो, देखो बोर्ड में अगर ये आए तो ये पूरा लिखना, उसके बाद ये टेबल भी बना देना, ये वाला। अगर आपको लग रहा है टाइम कम है तो ये छोटा वाला बना देना, अगर टाइम ज़्यादा है तो इस तरीके से बना देना। तो लिख लो बोर्ड में ये सब लिखने के बाद वो एजियोट्रोप वर्सेस नॉर्मल सॉल्यूशन का टेबल भी बना देंगे। लिख लो बोर्ड में ये सब लिखने के बाद एजियोट्रोप वर्सेस नॉर्मल सॉल्यूशन का टेबल भी बना देंगे। ठीक, अब देखो टाइप 2। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। अब देखो इसमें वही बात है, ये किस में बनेगा, नेगेटिव डिविएशन वाले में। ये देखो सपोज ये पी आइडियल है, नेगेटिव डिविएशन क्या होगा, इससे नीचे, ये देखो ये आएगा। तो देखो यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा, मिनिमम हो रहा भाई। ये क्या होगा, पी ए नॉट, ये क्या होगा, पी वी नॉट। ठीक, तो अब यहां पर देखो वेपर प्रेशर लोएस्ट है, तो यहां पर क्या बन गया, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। कैसा, इस एक्स ए एक्स बी पर, ये जो एक्स ए और एक्स बी है, यहां पर ये क्या बन गया, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। चाहो तो ये फालतू वाली लाइनें दिखानी है तो दिखा दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये देखो, ये देखो बोर्ड में दिखा देना बहुत हल्के हाथ से। ये देखिए कितने हल्के हाथ से बनाई मैंने ये तीनों लाइनें। ठीक है, और ये क्या है, पी सॉल्यूशन। तो बस, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किस में बनेगा, नेगेटिव डिविएशन में। ठीक है ना, जैसे इसमें आपको समझाया था भाई, देखो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसमें वेपर प्रेशर लोएस्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। ठीक, लिखो भाई, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन,
ये लिख लो, फिर लिखो इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, in case of non-ideal solution with negative deviation, there is one such solution at intermediate composition. There is one such solution at intermediate composition which has lowest vapor pressure and highest boiling point. As compared to other solutions of same component with different composition. Other solutions of same component with different composition. Full stop. This is known as मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ये डायग्राम बनाइए। फिर देखिए एग्जांपल, जैसे HCl प्लस वाटर, तो ये 20.3% है, ये 79.7% है। तो इसी स्टाइल में लिखा देता हूं। अगर ये इतने परसेंट बाई वेट है तो ये क्या बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। अब जैसे इसमें लिखा था वैसे इसमें फिर से लिख लो। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद लिखो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स। देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक। तो बस वही बात, फिर इसमें भी वही लिख लेना जो पिछली बार लिखा था कि कंपोजिशन फिक्स्ड होना चाहिए। अब फिर से देखो, हमने पॉजिटिव डेविएशन वाला क्या देखा, देखना ये वेपर प्रेशर, ये डायग्राम, ये पी सॉल्यूशन, तो ये हाईएस्ट है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एजियोट्रोप। ये x से 0 से 1, ये एक्स भी 1 से 0, ठीक, ठीक है भाई। ये तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का था। अगर मान लो हम बॉइलिंग पॉइंट का बनाएं तब कैसा बनेगा, बताओ, देखने में गेस करो। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये देखो, तो जैसे ये ऊपर है वैसे इसको उल्टा बना देंगे नीचे की साइड। ये देखो, बस इसको ऐसा उल्टा ऐसा है, इसको पलट के यूं कर देंगे बस। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन है। यहां पर क्या बन रहा है, एजियोट्रोप। ठीक, नेगेटिव डेविएशन, ये देखो, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ग्राफ यू बनता है वेपर प्रेशर का, इसमें यहां पर क्या बन जाता है, एजियोट्रोप, ठीक। पॉजिटिव डिविएशन में क्या बनता है, वेपर प्रेशर। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। देखो ये ग्राफ फिर कैसे बन जाएगा,
ऐसे बन जाएगा। फिर इस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, एजियोट्रोप। ठीक है, तो ये हो गए ग्राफ। बोर्ड में क्या करना, इसके साथ ये वाला ग्राफ भी बना देना, ठीक है ना, इसके साथ ये वाला भी बना देना तो और अच्छा लगेगा। ये वेपर प्रेशर नहीं है, सॉरी, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये हो गया आपका पार्ट 1 खत्म। अब आप क्या करेंगे, तो इसका ये पार्ट 1 नहीं, सॉरी पार्ट 2 था। तो अब आप इसकी क्या करेंगे, असाइनमेंट कर लेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, असाइनमेंट मैं भेज दूंगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे पहले पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 का यूज पार्ट 2 में बहुत ज्यादा होता है। तो पार्ट 1 अब हम करेंगे मोल कंसेप्ट के कुछ पार्ट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे वीडियो को मिस ना करें। बच्चे ये ना सोचें कि ये तो भाई हमारा पढ़ा हुआ है 11th में, तो हमें आता है। बेटा जैसे मैंने बोला था 11th में मोल कंसेप्ट धीमे धीमे आएगा, उसका मेन कारण ये भी बोला, उसका मेन कारण ये भी होता है कि इस समय वो रिवाइज होता है। तो उसके 3 से 4 लेक्चर आएंगे मोल कंसेप्ट के। जब पढ़ाया था तब तो बहुत ज़्यादा थे, अभी हमें मोल कंसेप्ट के केवल 3 से 4 लेक्चर करने हैं, और वही लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट हैं पूरे मोल कंसेप्ट में। तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें बिल्कुल भी फास्ट करके नहीं देखेंगे। पहली बात तो अगर आप कभी भी कोई भी वीडियो मेरा स्पीड बढ़ा के देखते हो तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और इतना पछताओगे बाद में कि मैं क्या बताऊं। बहुत बच्चे आंसुओं से रोए हैं लिटरली मेरे पास, जो आपसे 1 साल सीनियर हैं, जिन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं। बाकी आपकी मर्जी है, वो भी स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखते थे या लिखते नहीं थे, तो इतना रोए हैं और परसेंटाइल उनका 70-80 आया है, 70-80 90, तो बहुत बच्चे परेशान रहे हैं। तो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करते हैं, मेरी यही सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है भाई, तो अब हम करेंगे मोल कंसेप्ट।